मनीषा हत्याकांड, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन जरा सोचिए, जो तस्वीर, जो कहानी आपके सामने दिखाई गई, क्या वो पूरी सच्चाई थी या फिर इसके पीछे कहीं गंदी राजनीति, झूठ और अफवाहों का खेल खेला गया? क्या सच में इस केस में किसी बड़े मंत्री के बेटे का नाम जुड़ा था या ये सिर्फ एक सोची समझी चाल थी? क्या वाकई मनीषा के शरीर के अंग निकाले गए थे या फिर ये महज झूठा प्रचार था? क्या ये हत्या थी या फिर मनीषा ने परिवार की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मनीषा के परिवार को असली सच्चाई पता थी तो उन्होंने पूरे देश को, मीडिया को और पुलिस प्रशासन को गुमराह क्यों किया? उन्होंने क्यों झूठ पर झूठ बोला? आज हम आपके सामने लाए हैं इस पूरे केस की असली तस्वीर, वो सच्चाई जिसे अब तक आपसे छुपाया गया, वो सबूत जो आपके सारे शक और सवालों का जवाब देंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपको असली सच्चाई पता चल जाएगी। मैं किसी को बदनाम करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, नहीं किसी दबाव में और न ही लाइक या सब्सक्राइब के लिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है, वो सच सामने लाना जिसे आप लोगों तक गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पहुंचाया गया। और अब असली सच्चाई सबके सामने आना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं उन अफवाहों पर बात करूंगा जो इस मामले को लेकर फैलाई गईं। उसके बाद मैं मनीषा की मौत की असली सच्चाई पूरे सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन इसे देखने के बाद आपका हर शक और हर संदेह दूर हो जाएगा। लोगों का सबसे बड़ा आरोप है कि जब मनीषा गायब हुई थी और उसके पिता नर्सिंग कॉलेज गए थे तो कॉलेज वालों ने सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखाया? असलियत ये थी कि मनीषा के पिता 11 अगस्त की रात करीब 7:15 पर नर्सिंग कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने गार्ड से कहा, मेरी बेटी ने कहा था कि वो फॉर्म भरने कॉलेज आएगी, क्या वो यहाँ आई थी? जिस पर गार्ड ने साफ जवाब दिया, नहीं। इसके बाद पिता ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। इस पर गार्ड ने कहा, अभी मैं फुटेज नहीं दिखा सकता, आप कल सुबह आइए, अभी स्टाफ नहीं है, रात हो गई है, सब चले गए हैं। अब जरा सोचिए, एक साधारण गार्ड जिसकी ड्यूटी बस गेट पर बैठकर आने जाने वालों पर नजर रखने की होती है, क्या उसके पास इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट कर सके, उसको रिवाइंड कर सके और तुरंत फुटेज दिखा दे? यह काम तो टेक्निकल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ऐसे में जब कोई गार्ड से रात के समय सीसीटीवी फुटेज मांगता है तो उसके पास बस यही जवाब होता है। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने गलत अफवाहें फैलाईं। मनीषा की लाश मिलने के बाद उसके पिता ने मीडिया से कहा था कि मनीषा घर से नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कहकर गई थी। सबसे पहले वो अपने प्ले स्कूल पहुंची, वहां से 1:58 पर निकली। उसी समय मनीषा स्कूल के गेट पर लगे सीसीटीवी में नजर आई। इसके तुरंत बाद मनीषा एक दुकान के सीसीटीवी में भी दिखी। जहां वो सीसीटीवी में दिखी, वहां से नर्सिंग कॉलेज की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस दूरी में कई दुकानों पर कैमरे लगे हैं, लेकिन मनीषा किसी भी कैमरे में नहीं दिखी। अगर मान भी लिया जाए कि नर्सिंग कॉलेज वालों ने कुछ गड़बड़ किया था तो मनीषा को कॉलेज के आसपास लगे दुकान के कैमरों में तो आना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी कैमरे में नहीं दिखी। इसका मतलब साफ है कि उस दिन मनीषा नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। आज के दौर में बच्चे अक्सर घर से यह कहकर निकलते हैं कि वे स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कई बार वे वहां न जाकर दोस्तों से मिलने, फिल्म देखने, घूमने या फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। ऐसे में सिर्फ मनीषा के पिता की बात मानकर यह तय कर लेना कि वह नर्सिंग कॉलेज गई थी बिल्कुल सही नहीं है। सच मानने से पहले हमें सबूत और तथ्यों पर नजर डालनी चाहिए। क्या मनीषा के पिता के पास कोई ठोस प्रमाण था कि वह सचमुच नर्सिंग कॉलेज पहुंची थी? हो सकता है उसने झूठ बोला हो, लेकिन अफसोस की बात है यह कि कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे इस बात को सच मान लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने घर पर नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कही थी। जबकि सच्चाई ये है कि जब मनीषा की लाश मिली उसके बाद पुलिस ने खुद नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर जब्त किया और एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाई। न तो उसमें मनीषा कहीं दिखाई दी और न ही कोई फुटेज डिलीट थी। आज भी वह सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर पुलिस के पास सुरक्षित मौजूद है। जरा सोचिए, मनीषा उड़कर तो नर्सिंग कॉलेज नहीं जाएगी। अगर वो सच में कॉलेज पहुंची होती तो रास्ते में लगे किसी न किसी कैमरे में जरूर दिखाई देती। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज किसी बड़े नेता या विधायक का है, इसीलिए पुलिस उसे बचा रही है। इसी बात पर कॉलेज के संचालक ने मीडिया में साफ कहा, मेरा या मेरे कॉलेज का किसी नेता या मंत्री से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, आज तक मेरे कॉलेज में कभी कोई नेता या मंत्री आया है। जिसे शक है वो खुद जांच करा ले।
उस दिन मेरे कॉलेज में मनीषा नहीं आई थी। कुछ लोग मेरे कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज किसी विधायक का है, मनीषा की हत्या उसी ने की है और पुलिस उसे बचा रही है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है, या तुम बस अफवाहों के सहारे अपनी कहानी गढ़ रहे हो? सच तो यह है कि इन आरोपों का असलियत से कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अफसोस, इस बात को राजनीति करने वाले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे कॉलेज कुछ छुपा रहा हो। इस पूरे मामले का सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि लोगों ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की छवि को ही बदनाम करने की कोशिश की, जबकि लोगों को सोचना चाहिए कि नर्सिंग कॉलेज कोई सुनसान जगह नहीं बल्कि एक पब्लिक प्लेस है जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी गुप्त या गलत काम को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर राजनीति की ताकि भोली भाली जनता को गुमराह किया जा सके और सच्चाई से भटका दिया जाए। लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मनीषा ने जहर खुद पिया था तो उसका गला कैसे कटा और उसके शरीर के अंग आखिर गायब कैसे हुए? उसके चेहरे पर तेजाब किसने डाला? दरअसल जब मनीषा की लाश मिली थी उस वक्त उसका कोई भी बॉडी पार्ट गायब नहीं था, लेकिन उसका गला कटा हुआ था और चेहरे का पूरा मांस गायब था। सिर्फ हड्डियां दिख रही थीं। लोगों ने दावा किया कि उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया है। लेकिन जरा सोचो, अगर सच में तेजाब डाला गया होता तो सबसे पहले उसे असहनीय जलन महसूस होती। स्वाभाविक है कि वो तुरंत अपने चेहरे पर हाथ ले जाती, बचाव करती, और उस दौरान उसके हाथ भी झुलस जाते। तेजाब अगर चेहरे पर पड़ा होता तो कहीं न कहीं जरूर टपकता और उसके कपड़े भी जल जाते। जिस हिस्से पर तेजाब गिरता वहां गहरे झुलसने के निशान साफ दिखते। लेकिन हकीकत ये है कि न उसके हाथ जले, न कपड़े, और न ही शरीर के किसी हिस्से पर झुलसने जैसा निशान पाया गया। फिर भी लोग कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर तेजाब डाला गया था? असल बात यह है कि मनीषा के चेहरे और गर्दन पर कोई तेजाब नहीं फेंका गया था, बल्कि कुत्तों और जंगली जानवरों ने ही उसका चेहरा और गर्दन खा लिया था। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुत्ते और जंगली जानवरों ने गर्दन और चेहरे को ही क्यों खाया? सोचिए, शरीर के अलग अलग हिस्सों का मांस अलग तरह का होता है। हाथ, पैर और पेट का मांस मोटा और सख्त होता है, वहीं चेहरा और गर्दन का मांस बहुत नरम और मुलायम होता है। आप खुद अपने चेहरे और गर्दन को छूकर महसूस कर सकते हैं कि वहां का मांस कितना आसानी से नोचा जा सकता है। यही वजह है कि कुत्ते और जंगली जानवर सबसे पहले चेहरा और गर्दन खाते हैं, क्योंकि वहां का मांस जल्दी और आसानी से निकलता है। हाथ, पैर और पेट का मांस खाने में उन्हें ज्यादा समय लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बिल्कुल प्राकृतिक है। जिस दृश्य को देखकर लोग अफवाह फैला रहे हैं कि उस पर तेजाब डाला गया था, वो असल में जानवरों का सामान्य खाने का तरीका था। हम इंसान, बकरे और मुर्गे की हड्डी चबा सकते हैं, तो जानवर गर्दन क्यों नहीं काट सकते? उनके दांत तो हमसे कहीं ज्यादा नुकीले होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, हम इंसान भी जब मांस खाते हैं तो अपनी पसंद नापसंद रखते हैं। कोई लेग पीस ढूंढता है, कोई हड्डी वाला मांस पसंद करता है, तो किसी को सिर्फ बिना हड्डी का मांस अच्छा लगता है, किसी को गर्दन पसंद है। जब इंसानों में इतनी विविधता है तो जानवरों के बारे में हम कैसे तय कर सकते हैं कि वो किस हिस्से को खाएंगे और किसको नहीं खाएंगे? जानवरों को क्या खाना है ये उनका खुद का नेचर है, हमारी मर्जी से वो नहीं खा सकते। दरअसल मरने के 7-8 घंटे बाद शरीर का खून जम जाता है। इसी कारण मनीषा का गला कटने के बाद भी बॉडी के आसपास खून नहीं मिला। अगर किसी ने उसका गला काटा होता तो खून कहीं न कहीं गिरा या कपड़ों पर जरूर लगा होता, लेकिन कहीं भी खून मौजूद नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्ते इंसानों का मांस नहीं खाते। मैं उनसे पूछता हूँ, इंसान जानवर का मांस खा सकता है, इतिहास गवाह है, तो जानवर क्यों नहीं इंसानी मांस खा सकते? कहाँ लिखा है कि वो इंसान का मांस नहीं खाएंगे? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर मनीषा ने सच में मोनो जैसा जहर खाया था तो कुत्ते या जंगली जानवर उसका मांस खाकर क्यों नहीं मरे? इसका जवाब बहुत साफ है। पहली बात, मोनोक्रोटोफॉस इंसानों के लिए बहुत खतरनाक जहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर जहरीला हो जाता है। ये जहर ज्यादातर खून और अंदरूनी अंगों में असर करता है, जैसे किडनी, लिवर या हार्ट, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा उतना जहरीला नहीं होता, पूरे मांस में नहीं फैलता। दूसरी बात, जानवरों का शरीर इंसानों से अलग होता है। उनकी पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। वो सड़ा गला और जहरीला मांस भी खा सकते हैं जो इंसान छू भी नहीं सकता। इसीलिए अगर उन्होंने मनीषा का मांस खाया भी तो जरूरी नहीं कि उन पर वही असर हो जो इंसान पर हुआ। तीसरी बात, अगर कोई जानवर सीधे पेट या खून वाला हिस्सा ज्यादा मात्रा में खा लेता तो उसे जहर लग सकता था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता और जानवर बच जाते हैं। इंसान ने अगर मोनो पिया है तो उसकी मौत हो जाएगी,
लेकिन उसका पूरा मांस इतना जहरीला नहीं होगा कि हर जानवर उसे खाकर मर जाए। यही वजह है कि कुत्ते और जंगली जानवर मनीषा का मांस खाने के बाद भी नहीं मरे। एक और सवाल जो लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, अगर मनीषा ने जहर खाया था तो उसके शरीर के अंग कैसे गायब हो गए? इसका जवाब भी सुनिए। पहले मनीषा के दादा का बयान सुनिए। उसकी किडनी भी निकाली है, वो भी उनने निकाली। आँख निकाली है, वो भी उनने निकाली। जो भी चीज बच्चा दाने निकाली है, वो भी उनने निकाली है। सुना आपने? उन्होंने कहा कि उसकी किडनी, बच्चेदानी और आंखें गायब थीं। अब जरा मनीषा के पिता का भी बयान सुनो और ध्यान से सुनना। सुनने में आ रही है कि बच्चादानी निकाल ली है। नहीं जी, वहाँ से जो बॉडी उठी है एकदम सेफ थी, बिल्कुल सिर्फ ये चीज़ कटी हुई थी। और वहाँ मेडिकल हुआ उस टाइम तो देखो जी, शरीर के पार्ट्स लिए ही जाते हैं, कुछ जैसे लीवर का हो गया, किडनी का हो गया, बच्चेदानी का हो गया, कुछ भी हो गया। सुना आपने? उन्होंने साफ कहा कि मनीषा का कोई भी बॉडी पार्ट गायब नहीं था। बॉडी बिल्कुल सही थी, बस गर्दन कटी थी और चेहरा खराब हो गया था। अब आप ही सोचिए, एक ही घर के दो लोगों के अलग अलग बयान क्यों? आखिर ये अफवाह आई कहां से? असलियत ये है कि जब मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ तो शरीर के कुछ अंग फोरेंसिक जांच के लिए निकालकर भेजे गए थे। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी बॉडी पार्ट गायब होने की बात नहीं लिखी गई थी। आप खुद रिपोर्ट देख लो। लेकिन जब दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक में हुआ तो वहां रिपोर्ट में लिखा गया कि कुछ अंग मिसिंग हैं। असल में दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंग मिसिंग इसलिए बताए गए क्योंकि पहले पोस्टमार्टम के दौरान ही वे अंग फोरेंसिक जांच के लिए निकालकर भेज दिए गए थे। ये एक सामान्य मेडिकल प्रक्रिया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कौन कौन से अंग जांच हेतु भेजे गए हैं। लेकिन इसी दूसरी रिपोर्ट को देखकर कुछ आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग और अफवाह फैलाने वाले इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे। यहीं से गलत बातें फैलनी शुरू हो गईं। जरा आप इन भाई साहब का भी बयान सुनिए। उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। सुना आपने? अब एक और बयान सुनिए। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ओर के लगाया। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी। सुन लिया आपने? देखिए कैसे ये लोग माइक लेकर भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। मनीषा के पिता साफ साफ कह रहे हैं कि मनीषा का बॉडी पार्ट गायब नहीं था, लेकिन ऐसे लोग राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे थे। ऐसे लोगों की वजह से इस केस की असलियत किसी के सामने आ ही नहीं पाई। लगातार अफवाहें फैलती रहीं। किसी ने नर्सिंग कॉलेज को बदनाम किया, किसी ने विधायक के लड़के का नाम घसीटा, किसी ने सरकार पर ठीकरा फोड़ा, जबकि असलियत ये थी कि इन सबका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। राजनीतिक फायदा उठाने वालों ने इसे ऐसा मोड़ दिया जिससे भोली भाली जनता गुमराह हो गई। यहाँ तक कि मनीषा के पिता भी सच जानते हुए इन अफवाह फैलाने वालों के साथ खड़े हो गए। उन्हें पैसे का लालच दिया गया कि अगर शव रखकर धरना करोगे तो मुआवजा मिलेगा। बेटी तो नहीं रही, लेकिन उसके नाम पर पैसा और मदद मिलने की उम्मीद में शव 8 दिन तक सड़ता रहा। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ। मनीषा की लाश को जानबूझकर सड़ाया गया। 8 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सब कुछ इन्हीं राजनीतिक लोगों और कमेटियों के दबाव में हुआ। सोचिए, जिस घर की बेटी मरी थी वहां पर टेंट लगाया गया, बाकायदा माइक लगाकर राजनीति की गई। जितने मुंह उतनी बातें, झूठे दावे, अफवाहें और गुमराह करने वाली बातें। इनका तो काम ही यही है, जनता को मूर्ख बनाकर वोट बैंक तैयार करना। लेकिन उस बाप को तो सोचना चाहिए था। उसने पैसों के लालच में खुद के बचाव के लिए अपनी ही बेटी की लाश को 8 दिन तक सड़ने दिया। आपने देखा होगा, मनीषा के पिता बार बार कहते थे, मेरा अकेले का कोई फैसला नहीं है, ये कमेटी का फैसला है। हमारी कमेटी ने फैसला लिया था, कमेटी के फैसले को तो हम मानना ही था। सबसे बड़ा सवाल, आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई? अब तक आपको यही बताया गया है कि 11 अगस्त को मनीषा घर से नर्सिंग कॉलेज जाने के लिए निकली और 13 अगस्त को उसकी लाश बरामद हुई। लेकिन असली सच्चाई यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से हुई थी। 10 जुलाई को मनीषा अपने घर वालों से यह कहकर निकली थी कि वह किसी काम से सिंघानी जा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह सीधे भाराड़ा पहुंची, जहां उसके क्लासमेट से मुलाकात तय थी। लड़का मनीषा से लगभग 1.5 साल छोटा था और अभी बालिग भी नहीं था। बावजूद इसके दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। 10 जुलाई को भी मनीषा उसी लड़के से मिलने भाराड़ा के एक होटल पहुंची। लेकिन उस दिन उसकी यह मुलाकात उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। मनीषा को घर लौटने में देर हो गई। पिता उसे लेने निकले और देखा कि वह सिंघानी की बजाय भाराड़ा की ओर से लौट रही है। पिता को शक हुआ और उन्होंने सवाल किया, तुम तो सिंघानी गई थी, फिर इस तरफ से क्यों आ रही हो? मनीषा सकपका गई। पिता को लगा कि बेटी ने कोई बात छुपाई है। घर पहुंचने के बाद
पिता ने लगातार पूछताछ की, दबाव डाला। पहले तो मनीषा कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पिता ने गुस्से में मारपीट की तब उसने थोड़ा बहुत बताया। पूरा खुलासा तब हुआ जब घरवालों ने मनीषा की चाचा की लड़की को बुलाया। चचेरी बहन ने जब घरवालों को बताया कि मनीषा का उस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो सब कुछ साफ हो गया। पिता ने उसी समय मनीषा का फोन छीन लिया। पासवर्ड चाचा की लड़की को मालूम था। जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, परिवार के सामने मनीषा और उस लड़के की चैट्स और कॉल्स का पूरा सच खुल गया। 10 जुलाई की रात घर में काफी हंगामा हुआ। मनीषा को पिता ने कड़े शब्दों में समझाया कि अब से वह उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। दरअसल जब मनीषा के माता पिता को उसके प्रेम संबंध की बात पता चली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज का था। लोग क्या कहेंगे, यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस राज को छिपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने मनीषा के मामा को बुलाया। 11 जुलाई को मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचते हैं। वहां परिवार और मनीषा के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत होती है। मामा ने सीधे सवाल किया, कौन लड़का है, कैसे जानती हो उसे, ये सब कब से चल रहा है? मनीषा ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक रही थी। उन्हें डर था कि रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव इस बात को जान जाएगा तो उनकी कितनी बदनामी होगी। इसी सामाजिक दबाव के चलते परिवार मनीषा को दूसरी जगह ले गया ताकि बातें बाहर न फैलें। लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। मनीषा को समझाया गया, समझाने की सीमा पार हुई और गुस्से में उसके साथ मारपीट तक कर दी गई। इस मारपीट के दौरान उसकी कान की बाली टूट गई, कान से खून निकल आया। मनीषा को बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। माँ बाप उसे ताने मारते रहे। परिवार के लाख समझाने के बावजूद मनीषा नहीं मानी। लगातार होने वाले इस मानसिक और शारीरिक अत्याचार ने मनीषा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मनीषा ने फैसला कर लिया था कि वह उस लड़के के साथ भाग जाएगी। घर वालों के जानने के बाद मनीषा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। लड़के ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वह अभी नाबालिग है, बालिग होने से पहले शादी मुमकिन ही नहीं। यही बात मनीषा को नागवार गुजरी। जो मनीषा पिछले कई सालों से उस लड़के से प्यार करती थी, वही मनीषा अब लड़के से शादी को लेकर लड़ने लगी। मनीषा चाहती थी कि लड़का उसके साथ खड़ा रहे, उससे शादी करे, लेकिन लड़का दूरी बनाने लगा। मनीषा को लगने लगा कि लड़का उसे नजरअंदाज कर रहा है। कई बार उसने लड़के से शिकायत की कि अब उसका व्यवहार बदल गया है, और फिर यही तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि यह रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचा। मनीषा बहुत परेशान थी क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी वही लड़का उसका साथ नहीं दे रहा था। 10 अगस्त को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मनीषा ने उस लड़के से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत की। ये बातचीत रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार थी। मानो उस रात मनीषा का पूरा ध्यान सिर्फ उसी लड़के पर केंद्रित था। लेकिन इन चैट्स में कोई रोमांटिक या सामान्य बातें नहीं थीं, बल्कि बार बार तनाव और झगड़े की बातें थीं। मनीषा ने उस लड़के से रोते हुए कहा, मेरे परिवार वाले मुझे रोज मारते पीटते हैं और अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरे परिवार से लड़ाई कर ली। उन्हें साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। उसने कहा, मैं नाबालिग हूँ, मेरे घर वाले भी कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बालिग हो जाऊंगा तब 2 साल बाद तुमसे शादी करूंगा, और अगर अभी मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन मनीषा इतना इंतजार करने वाली नहीं थी। वह अपने घर वालों की रोज रोज की मारपीट से परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वह उस घर में और रहना नहीं चाहती थी। लड़का किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। यही असहमति धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। लड़का बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मनीषा और ज्यादा भावुक होकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि ये चैट्स उनके पास सुरक्षित हैं। 10 अगस्त की रात बातचीत के बाद अगले ही दिन सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा अपने घर वालों से कहती है कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी, फॉर्म भरने और एडमिशन के सिलसिले में बातें करने। रोज की तरह वह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। सामान्य दिनों में मनीषा 1:30 बजे स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज की बस से घर जाती थी। लेकिन 11 अगस्त को मनीषा ठीक 1:58 पर स्कूल से निकली। वह उसी नर्सिंग कॉलेज की बस से आती जाती थी जिसमें एडमिशन कराने का बहाना बनाकर वह घर से निकली थी। लेकिन उस दिन मनीषा बस से नहीं गई। मनीषा ने घर पर कहा था कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है,
लेकिन हकीकत ये थी कि वह रोज नर्सिंग कॉलेज की बस से ही घर लौटती थी। बस पकड़ने के लिए वह अपने प्ले स्कूल से पैदल नर्सिंग कॉलेज तक जाती थी, क्योंकि कॉलेज की ही बस उसके गांव तक आती थी। 1:58 पर वह प्ले स्कूल से निकली और इस दौरान स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह एक दुकान के कैमरे में भी दिखी। फिर 200 मीटर जाने के बाद उसने एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसे लगा यह दवा मनीषा के पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आप खुद उस दुकानदार का बयान सुनिए। 11 तारीख को वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। दुकानदार देवेंद्र कुमार से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। दैनिक भास्कर से बातचीत में भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। देवेंद्र ने बताया, मनीषा अक्सर उनकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। 11 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे से पहले वो दुकान पर आई और बोली, अंकल जी मोनो मिल जाएगी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी मिल जाएगी। इसके बाद मनीषा ने 600 रुपये की मोनो स्प्रे खरीदी और पैदल ही अकेली चली गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई तब यह सच सामने आया। दुकान से कीटनाशक लेने के बाद मनीषा नर्सिंग कॉलेज की ओर निकल पड़ी, लेकिन सच यह है कि मनीषा उस दिन नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। पुलिस ने जब कॉलेज और उसके आसपास लगे सभी दुकानों और रास्तों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो कहीं भी मनीषा दिखाई नहीं दी। इसके बावजूद लोग लगातार कॉलेज को बदनाम करते रहे। अगर मनीषा वाकई नर्सिंग कॉलेज गई होती तो वह जरूर किसी न किसी कैमरे में नजर आती। खासकर रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर लगे कैमरों में वह जरूर दिखाई देती, लेकिन वह किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई, सिवाय अपने स्कूल के कैमरे और उसके पास की एक दुकान में लगे कैमरे के। नहर के किनारे खेत में मनीषा की सबसे पहले डेड बॉडी देखने वाले सिंघानी गांव के 2 लोगों का बयान भी आ चुका है। सिंघानी गांव निवासी ईश्वर सिंह, जो उस खेत के मालिक के यहाँ मजदूरी करता है, उसने बयान दिया कि वह 13 अगस्त की सुबह खेतों में घूमने जा रहा था। जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो वहां 7 से 8 कुत्ते झुंड में बैठे थे। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसे दौड़ा लिया। वह लगभग आधा किलोमीटर भागकर बचा। पहले तो उसे लगा कि खेत में गांव के बकरी पालने वाले सत्यपाल ने कोई मरी हुई बकरी फेंक दी है जिसे कुत्ते खा रहे हैं। बकरी पालक सत्यपाल को फोन किया तो उसने साफ कहा कि उसने कोई मरी हुई बकरी खेत में नहीं फेंकी है। ईश्वर ने बताया कि थोड़ी देर बाद बकरी पालक सत्यपाल भी खेत के पास पहुंचा। दोनों ने पेड़ की टहनियां तोड़कर कुत्तों को भगाया और जब पास जाकर देखा तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने गांव के सरपंच को फोन किया और फिर पुलिस को सूचना दी कि नहर के पास खेत में डेड बॉडी पड़ी है। जिसने पहले मनीषा की बॉडी देखी उसने भी बताया कि लाश के पास 7-8 कुत्ते थे। 7-8 कुत्ता था जी। मनीषा की लाश मिलने के बाद पुलिस इन्हीं सब सबूतों को जुटाने में लगी थी। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या वाले एंगल को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। पुलिस की अपनी जांच की प्राइवेसी होती है, जिसे वे समय आने पर ही उजागर करते हैं। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं बताया कि सुसाइड नोट मिला है। पुलिस कभी आधे अधूरे सबूतों के आधार पर यह नहीं कह सकती कि मनीषा ने आत्महत्या की है। जब उनके पास रिपोर्ट आई, दुकानदार का बयान आया और अन्य सबूत मिले, तभी उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। जब मनीषा के परिवार वाले गांव और कमेटी वालों का साथ पाकर 5 दिन तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने मनीषा के पिता और कमेटी के 3 लोगों को सभी सबूत दिखाए। मनीषा और उस लड़के के कॉल डिटेल्स, चैट, जिसमें मनीषा ने अपने प्रेमी से बताया कि उसके घर वाले उसे बहुत मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। दुकानदार का बयान, विशरा रिपोर्ट जिसमें जहर की पुष्टि हुई थी। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने संजय से साफ साफ कह दिया था कि चुपचाप बेटी का अंतिम संस्कार कर दो और धरना प्रदर्शन को यहीं खत्म कर दो, वरना हम यह सारे सबूत सार्वजनिक कर देंगे और पूरी सच्चाई पब्लिक के सामने आ जाएगी और तुम भी फंस जाओगे। सबूतों के बेस पे ही उसने संजय को ये कहा था कि चुपचाप इसके वो अंतिम संस्कार कर दो, धरने प्रदर्शन को खत्म कर दो, नहीं तो हम पब्लिक को ये सबूत दिखा देंगे। मनीषा के पिता डर गए और उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है, मैं अपनी लड़की का अंतिम संस्कार कल कर दूंगा और अब किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, मैं सबको मना कर दूंगा। उन्होंने बाकायदा मीडिया में यह बात भी कही थी कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, कल बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन संजय बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे लग रहा था कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए उसने एक मार्मिक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ऐसा कहने को कहा था, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था,
उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह पब्लिक को अपने साथ करना चाह रहा था, पब्लिक की सहानुभूति चाहता था ताकि वह बच सके। लेकिन अब उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। मनीषा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह भी उससे दूरी बनाने लगा था और शादी के लिए तैयार नहीं था। न ही घर वाले उसकी भावनाओं को समझ रहे थे और न ही उसका प्रेमी। वह पूरी तरह अकेली थी और घुट घुट कर जी रही थी। पुलिस के पास सभी जरूरी सबूत मौजूद हैं। जांच एजेंसियां लगातार यह पता लगाने में जुटी हैं कि मनीषा ने कीटनाशक खुद पिया था या किसी ने उसे जबरदस्ती पिलाया। पुलिस को उसके मामा पर खास तौर पर शक है क्योंकि जानकारी मिली है कि मनीषा के मामा का आपराधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। चाहे मनीषा ने खुद कीटनाशक पिया हो या घर के किसी सदस्य ने उसे जानबूझकर पिलाया हो, दोनों ही स्थितियों में उसका परिवार दोषी ठहरेगा क्योंकि उसी परिवार ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, मारा पीटा और इस कदर तोड़ा कि वह जीवन से ही हार गई। सारे बयान, सबूत, चैट और कॉल डिटेल्स इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके घर वालों की ही देन है। पुलिस ने मनीषा के प्रेमी को भी हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। उसने माना कि दोनों के बीच लगातार बातचीत और झगड़े हुए थे, लेकिन उसने साफ कहा कि मनीषा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और मोबाइल चैट से मिलान किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना के समय वह कहां था और किससे संपर्क में था। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमकाना चाहते थे। वहां भाषणबाजी और प्रचार इस तरह किया गया मानो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। कमेटी से जुड़े कुछ लोगों ने भी बयान दिए हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। मनीषा की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पूरा सच सामने आएगा कि क्या मनीषा ने जहर खुद पिया था या फिर किसी साजिश के तहत उसे पिलाया गया था। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही दिखाई थी। लापरवाही के कारण कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। अब आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।